ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। समस्याएं बहुत हैं, बहुत काली तस्वीर भी हो सकती है, लेकिन हम उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की उम्मीद में है। 65 साल बाद आज हम एक मुकाम पर हैं, हिंदुस्तान को दुनिया देख रही है। आखिर कैसे हम आगे बढ़े, इसके बारे में हम जानते हैं लोगों से, उनके सुझाव और उनकी बात। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने बताया कि हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का हमने कानून लाया और ये भी कहते हैं कि हमने ये चीज़ें लाई, तो फिर वो आप जो भ्रष्टाचार का जो है, तो भ्रष्टाचार का कानून क्यों लाने में देरी कर रहे हैं, ये बताएं आप। हर जगह करप्शन है, आप भी मानते हैं करप्शन है, तो करप्शन को दूर करने के लिए क्यों नहीं ये स्टेप उठा रहे हैं? आप सारे उससे लिप्त हैं, कोई बचावा नहीं है, सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना तरीका सुविधा शुल्क देते हैं, अपने काम को कराते हैं और निकल जाते हैं। ये नहीं पता कि उस सुविधा शुल्क से दूसरा जो बेचारा गरीब आदमी है वो किस तरीके से वो हरेस हो रहा है। ये एक हिंदुस्तान की बेसिक समस्या जो इन्होंने उठाई है कि हम अगर इससे निजात पालेंगे, पार पालेंगे भ्रष्टाचार से, तो हम दुनिया के सामने अपना बहुत सुंदर चेहरा दिखा पाएंगे। जी, आज की स्थिति ये है कि आप स्टेप उठाने से भी, उस जो स्टेप उठाना है उसको उठाने से भी आप डर रहे हैं। एक्चुअली में आप उसके लिए फॉरवर्ड होना नहीं चाहते, आप उससे बैकवर्ड रहना चाहते कि नहीं हमें नहीं करना यार, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। हिंदुस्तान तैयार है आगे बढ़ने के लिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको स्टेप लेना पड़ेगा। जी, जनता में नौकरी कम है, खर्चे ज्यादा है, कमाई के साधन कम है, तो खर्चा कंट्रोल या बोली कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसी से हमारा फ्यूचर बैलेंस हो पाएगा। महंगाई, चलिए इनका सुझाव आया है कि महंगाई पर काबू पाया जाए, जब हिंदुस्तान आगे बढ़ पाएगा। इधर से जी आपका सुझाव। जी, आज के परिप्रेक्ष्य में देखने पे जैसे अन्ना पार्टी आई और उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम उठाई और किस कदर से राजनेताओं ने उनकी आलोचना करी या उनको बैकफुट पे पटका। अब रामदेव जी आए हैं तो हम जनता और हम ये सब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई में सच आदमी अन्ना है, रामदेव जी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, कौन है? तो हम इस धर्म संकट में हैं कि जैसे सूचना का अधिकार आया है या भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है, इस पे कैसे लगाम, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। तो अब हमें किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है, जैसे हो सकता है आज जब सुबह से कल से टीवी देख रहे हैं कि यार लगता है आज तो रामदेव जी अच्छे हैं, अब अपने को रामदेव जी के लिए हल्ला करना है। इतने दिन अन्ना अच्छे लग रहे थे और अन्ना के लिए तिरंगे उठा करके हम स्टेचू सर्किल पे पूरे जयपुर को जैम कर रहे थे, तो हमें लगा बस देश का दूसरा गांधी अन्ना आ गए हैं। और अन्ना के जिस हिसाब से हमने देखा, वापस बेचारे रालेगन चले गए हैं। कभी कहते हैं ये पार्टी मेरी है, ये टीम मैंने बर्खास्त कर दी है, कभी कहते हैं मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है ये सब धर्म संकट में हमारे राजनेताओं ने इनको पटक रखा है। तो हमें सबको एकजुट होकर के कोई एक ऐसा नेता या कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि हमारी समस्या सुन सके और भ्रष्टाचार को मिटा सके। हिंदुस्तान को तलाश है, इनका मानना है कि हिंदुस्तान को तलाश है एक राजनेता की या एक ऐसे व्यक्तित्व की जो आने वाला कुल मिलाकर इस हिंदुस्तान के नए भविष्य को लेकर चिंता करने वाला हो। इधर से आ रहे हैं जी। मेरा नाम कैलाश है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई न कोई ऐसा कानून बने जो भ्रष्टाचार रोके। अब जब किसी चीज की रेट बढ़ानी होती है, चाहे कोई पार्टी हो, वो ऑटोमेटिक ही महीने में 2-2 बार, साल में 5-5 बार हर चीज की रेटें बढ़ा देते हैं। अब दाल की मानो 100 रुपए हो गई, गरीब आदमी दाल खा ही नहीं सकता। कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इनका मानना है कि कोई कानून बनना चाहिए। जी, उधर से देखिए, देश ने जो तरक्की की है वो तो सब हमारे सामने है। कोई जमाना था देश में सुई तक भी बाहर से, विदेश से आती थी। यहाँ हिंदी चीनी भाई का नारा दे करके हमारे साथ जो धोखा हुआ चाइना से, उसके बाद में नेहरू जी को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने देश में इस तरह की रचना रच दी कि आज हर चीज देश में बनती है। हम चांद तक पहुंच गए। ऐसी बात नहीं है कि देश में प्रोग्रेस नहीं हुई है, बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस हुई है। सब कुछ आज हमारे देश में बनता है, सब तरह की चीजें हमारे देश में बनती हैं। कोई जमाना था मैनचेस्टर से कपड़ा आता था, उसको लोग सराहना करते थे कि ये विदेशी कपड़ा है। आज हमारे यहाँ से विदेशों को कपड़ा जाता है, वो लोग सराहना करते हैं। हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो यही है कि हम आपस में लड़ते हैं, हम देश की तरफ नहीं देखते। हम आपस में लड़ते हैं, इनका मानना है। हमको कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य ये बढ़ाना होगा और इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक की नहीं बल्कि सबकी है। तिवारी साहब, आपको क्या लगता है, आपका सुझाव क्या है? मेरा तो सुझाव ये है कि आज व्यक्ति में व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो। अभी वकील साहब कह रहे थे, और एक ज्वलंत समस्या है भ्रष्टाचार की।
मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार मिटेगा तो स्वयं के मिटाने से ही मिटेगा। आज राजस्थान की सरकार ने काम कितने दिनों में हो वो भी कानून लेकर के आए अशोक गहलोत। पहले ये था कि बाबू फाइल को अटका देता था, 6-6 महीने तक फाइल का पता ही नहीं लगता था। सरकार काम कर रही है भ्रष्टाचार को रोकने की, लेकिन मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूं, आपका मुवक्किल तारीख पर आपको कहता है वकील साहब तारीख ले लेना, वो तारीख कैसे मिलती है? व्यापारी जैसे अब कल जन्माष्टमी, मैं आशीष भाई आपसे कहना चाहता हूं, आज जो माला 5 रुपए की मिल रही होगी, कल जन्माष्टमी को सुबह चौपड़ पर जहां भी फूल माला बेचने वाले हैं, कल वो माला 15 रुपए की हो जाएगी। तो हमें जो व्यक्तिवाद है कि मैं आज कम समय में मैक्सिमम कमा लूं, चाहे मेरा बेटा हो मेरा भाई हो। अच्छा, परिवारों में एकता नहीं है, परिवार में एक भाई ने कमा लिया तो बांटना नहीं चाहता। तो समाज को अगर हम बांटना नहीं सीखेंगे, तुलसी दल हम किसी बैठक में जाते हैं तो तुलसी दल हमारे हाथ में आता तो हम फटाफट दूसरे को दे देते हैं। ऐसे ही समाज में व्यक्ति जो कमा रहा है, अगर वो अपने से छोटे साथी को देने की कल्पना अगर वो कर लेगा, तो हमारा जो 65 साल का आजादी का शानदार इतिहास है, दुनिया में हम जितने आगे बढ़े हैं, भौतिक संसाधन बढ़े हैं, लेकिन हमें छोटापन आ गया, हमारा दिल छोटा आ गया, हम बांटना नहीं चाहते। तो मैं समाज के सभी वर्गों से कहना चाहता हूँ, विशेषकर युवा साथियों से, कि रामेश्वर जी जैसी पीढ़ी ने तो हमें इस देश को आजाद दिला दिया, और हम हमारे जैसे साथी जो आज 60वें साल में चल रहे हैं, हमने उसका उपभोग कर लिया। आज हिंदुस्तान दुनिया में सबसे युवा भारत है। आज औसत इस देश की आयु है 40 और 50 के बीच की औसत आयु है। हम नौजवानों से अपेक्षा करते हैं, मेहरबानी करके आजादी जिन्होंने दिलवाई है उनका सम्मान करना सीखें, इस देश के संसाधनों को बराबर के गरीब लोगों में बांटना बिल्कुल सही कह रहे हैं तिवारी जी, आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि उसकी कीमत पहचाने, ये आपका बड़ा मैसेज है जो हम आपके माध्यम से जनता को देना चाहते हैं। रमेश, यहाँ पर गिरिराज जी आपके पास आएंगे। निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों की गिरावट जो है उसी का कारण है कि देश के अंदर चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे दूसरी समस्या हो। आज जो बिंडा जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की चूंकि प्रजातंत्र है और सरकारों के द्वारा जो नियम कानून कायदे लागू होते हैं, जनता उनकी तरफ देखती है। जनता जिसको प्रतिनिधि चुन के भेजती है उसका आचरण कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके चाल चलन कैसा है, इस बात पे जब तक नहीं देखा जाएगा, राजनीतिक पार्टियां जब तक ऐसा फैसला नहीं करेगी कि स्वच्छ छवि के ईमानदार लोगों को जब तक मौका नहीं मिलेगा शासन में जाने का, तब तक इस देश की समस्या जो बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की समस्या है ये दूर नहीं हो सकती। समस्या ये सामाजिक है। नेतृत्व संभालने वालों को ईमानदार बनना पड़ेगा, पारदर्शी बनना पड़ेगा और जनता को ऐसों को चुनना पड़ेगा। अर्चना जी, देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकतंत्र होता है तो सरकार का दायित्व होता है कि समाज के वेलफेयर के लिए ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसे कानून कायदे बनाए जिसके इम्प्लीमेंटेशन से आम जन को राहत मिले। तो इस समय आवश्यकता दृढ़ इच्छा शक्ति की कि जो कानून कायदा नियम बने उसकी मॉनिटरिंग भी हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो और उससे जनता लाभान्वित भी हो। जहां तक जन लोकपाल की बात आती है, अन्ना हजारे की बात आती है, बाबा रामदेव की बात आती है, तो मैं समझती हूँ कि जब संविधान की संरचना हुई थी उसी समय ऐसे नियम बन गए थे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। हर हालत में मॉनिटरिंग और पालना हर हालत में व्यवस्था में छूटी है, हर व्यक्ति को न्याय मिले। परंतु जब तक उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, मैं नहीं मानती किसी अन्ना हजारे को आने की जरूरत पड़ेगी, किसी बाबा रामदेव को काला धन लाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इच्छा शक्ति सत्ता पक्ष की विपक्ष की होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव।